गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया था कि गुणसूत्र क्या होता है। इसके अलावा राइबोसोम की बात की थी, ठीक है, कि भाई राइबोसोम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। राइबोसोम जो क्या है, इसकी सामान्य जानकारी की बात कर ली थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं तारककाय या एवं तारक केंद्र। नेक्स्ट कोशिकांग है तारककाय व तारक केंद्र। तारककाय व तारक केंद्र, ठीक है। इसे बोला जाता है, तारककाय को बोलते सेंट्रोसोम और तारक केंद्र को सेंट्रियोल। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम व आपके सेंट्रियोल। देखिए इनकी बात करते हैं। वैसे डिटेल में नहीं है, आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि कोशिका में केंद्र के पास तारे की समान आकृति में क्या पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? केंद्र के पास पाए जाते हैं। केंद्र के पास, ये केंद्र के पास पाए जाते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है? केंद्र के पास आपके तारे के समान, तारे के समान आकृति में तारककाय पाए जाते हैं। कि वे केंद्र के पास क्या होता है? तारे जैसी आकृति में क्या पाया जाता है? तारककाय या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति कहाँ हो गई? केंद्र के पास हो गई। इसके बाद में बात करें अपन, या ऐसे सेंट्रोसोम कहते हैं कि प्रत्येक तारककाय जो होते हैं वो दो तारक केंद्रों से बनता है। कि भाई जो तारककाय है, ऐसे सेंट्रोसोम कहते हैं, ये किन से मिलकर बना होता है? तो इसमें क्या पाए जाते हैं? दो क्या पाए जाते हैं? आपके तारक केंद्रक। कितने पाए जाते हैं तारक केंद्र? दो तारक केंद्र। कि भाई प्रत्येक तारककाय जो होगा वो आपके दो तारक केंद्र से मिलकर बना होगा, ठीक है। तारक केंद्र के या आपके सेंट्रियोल के से एक ही बात है। तो तारककाय जो सेंट्रोसोम है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। और बहुधा ये दो कणों के रूप में दिखाई देता है, जो एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री के दो कण के रूप में दिखाई देते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? 90 डिग्री कोण पे स्थित होते हैं। ये डिप्लोसोम भी कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कि दो पाए जाते हैं दो कण के रूप में और एक दूसरे 90 डिग्री होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिप्लोसोम भी कहते हैं। ध्यान रखना, डिप्लोसोम, ठीक है। ये अदर नाम आ गया डिप्लोसोम। किसका? आपके सेंट्रियोल का। और इसकी खोज टी बोवेरी ने 1888 में की थी। इनकी खोज किसने की थी? आपके टी बोवेरी। बोवेरी ने कब? 1888 के अंदर इसकी खोज की थी। अब देखिए प्राप्ति स्थान की बात करें कि भाई ये आपके सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी आकार क्या है, स्थिति क्या है, संरचना कैसी होती है, इन सब की बात अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इन सब की डिटेल संरचना अपन इसमें पढ़ने वाले, इनके कार्य क्या, सब की बात करेंगे। देखिए तो इसमें सबसे पहले साथ बात करते हैं कि प्राप्ति स्थान कहाँ पाए जाते हैं। तो प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। प्राप्ति स्थान में देखिए आप कि सेंट्रोसोम सभी यूकेरियोटिक कोशिका के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के पादपों की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। कि सभी यूकेरियोटिक कोशिका, मैं यूकेरियोटिक कोशिका आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और आपके कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है, सब चीज़ की बात कर चुके थे अपन। सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसे कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो सभी यूकेरियोटिक कोशिका में, और जो निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के पादपों में देखने का आपको एक चार्ट बना के बताता हूँ, जस्ट अभी बार बार आ रहा है। तो निम्न श्रेणी के जो पादप है, ठीक है, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। जैसे कवक है, देखो मैं आपको निम्न श्रेणी के पादपों की पहले बता देता हूँ, फिर ये इसको प्राप्ति स्थान को समझाऊंगा। तो आपको दो बार आ गया बार बार कि भाई निम्न श्रेणी उस श्रेणी, तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं दूर कर दिया। देखिए कि भाई पादप को इक्लेयर वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया गया था, दो भागों में बांटा था। किसके अकॉर्डिंग? इक्लेयर के अकॉर्डिंग। तो पहले पादप थे, उनको इक्लेयर ने कितने भागों में बांटा? मुख्य रूप से दो भागों में। एक को कहा था आपके क्रिप्टोगेम्स और एक को कहा था फेनेरोगेम्स, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स को कहते हैं अपुष्पोद्भिद, ठीक है, अपुष्पोद्भिद। और फेनेरोगेम्स को कहते हैं पुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प लगते हैं, ठीक है। और इसे और कहा जाता है निम्न श्रेणी भी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? उच्च श्रेणी के पादप। तभी मैं निम्न श्रेणी उच्च श्रेणी बोलूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इसको तीन भागों में बांटा इन्होंने। पहला थेलोफाइटा, वैसे है अपने, जब मैं पादप वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा सबके बारे में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैंने क्या आपको ये कोशिका वाला चैप्टर शुरू किया ना, इसलिए क्रम से नहीं चला। बाकी ये चैप्टर पूरा होने के बाद मैं आपको एक सेल डिवीजन होने के बाद अपन स्टार्ट से पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा,
सबके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्या है, इनकी क्या विशेषता है। और थैलोफाइटा को ना मुख्य 3 भागों में बांट रखा है। एक तो आपके सेवाल और कवक, और इन दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। तो ये निम्न श्रेणी के पादप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर कवक जैसे फफूंद फंजाई बोलते हैं, सेवाल जैसे एल्गी बोलते हैं। लाइकेन दोनों का सहजीवी रूप है। सहजीवी मतलब ये दोनों से मिलकर, इसका शरीर क्या होता है, आधा शरीर तो सेवाल का होगा, आधा शरीर कवक का होगा। सेवाल क्या करेगी, कवक को भोजन उपलब्ध कराएगी, कवक क्या करेगी, जल उपलब्ध कराएगी, जल व खनिज आयन। ठीक है, ये संबंध बना रहता है जिससे दोनों जीवित रहते हैं। इनमें से एक भी नष्ट हो जाता है तो उनका जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी। ठीक है। और फेनोलोगेम्स जो है उच्च श्रेणी के पादप, इसको 2 भागों में बांट रखा है, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। और अनावर्त बीजी को अपन के 2 भागों में आवर्त बीजी को 2 भागों में बांट रखा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इस प्रकार से मोनोकोट, डाइकोट, ये आपके क्या पादपों का वर्गीकरण इक्लर के अकॉर्डिंग। वैसे सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो आपके किसका माना जाता है, एंगलर, पेंटल है, आपके बेंथम, हुकर है, उनका माना जाता है। ठीक है, लेकिन अपन ये समझने के उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी के हिसाब से ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, कि भाई सबसे अच्छा जो है पादप वर्गीकरण अपन सामान्य उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी की बात करें तो ये अपने अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिए अपन आगे बात, अब मैं आपको वापस प्राप्ति स्थान की बात करता हूँ, तब आपको क्या अच्छे से समझ में जाएगा। प्राप्ति स्थान देखिए, अभी क्या पढ़ा आपने, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या, निम्न श्रेणी के पादपों में। ठीक है, निम्न श्रेणी के पादपों, देखिए आपको समझ आ गया निम्न श्रेणी मैंने बोलते क्या समझ आया। तो निम्न श्रेणी पादपों जैसे इसमें नाम क्या दिया, क्या वह कवक है या जैसे अपन फफूंद कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट क्या है की बात है। ठीक है, इनमें और उच्च श्रेणी के पादपों में, कि इनके अलावा उच्च श्रेणी के पादपों में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, इसके अलावा यीस्ट, डाइटम, यीस्ट का मतलब कवक आती है, शंकु वृक्ष जो आपकी जिम्नोस्पर्म विशेषता है आदि में ये अनुपस्थित होते हैं। में किस किस में नहीं पाए जाते हैं ये, कि भाई यूकैरियोटिक कोशिकाओं कहते हैं जितने भी निम्न श्रेणी के पादप है कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कवक है, ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, इनमें फिर देखो ब्रायोफाइट्स उच्च श्रेणी के पादपों व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, ठीक है, यीस्ट, डाइटम, शंकुरस आदि में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और निम्न श्रेणी की पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कवक में, फफूंद में, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, और उन श्रेणी के पादपों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। इनके आगे बात करें अपन कि इनमें रोमा भी, ठीक है, रोमा भी जिसे अपन बोलते हैं सीलेरी, है ना, कि सीलिया फ्लेजिला, आपको फ्लेजिला में पढ़ा ना, तो रोमा भी मतलब होगा सीलिया, या आपके पक्ष में आप कह दीजिए। और कसाब भी की है, कसाब भी जिसे अपन कहते हैं फ्लेजिला की कोशिकाओं में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल कसाब रोमाम से संयोजित रहता है। कि अपनी आपके जो सीलिया फ्लेजिला होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं आपके कि कोशिकाओं जो सेंट्रोसोम है ये और सेंट्रियोल्स जो है इनके कसाब या रोमाब क्या होते हैं, आपस में संयोजित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और जुड़े रहते इसलिए से क्या कहते हैं, आधार काय भी कहते हैं, और इसे कई जगह ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बीफ्लेरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है इनको, सेंट्रोसोम को इनको। ठीक है, या ऐसे आधारीय कण, या इन्हें क्या कहते हैं, काइनेटोसोम कहा जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, कुछ सामान्य नाम हो गए, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतनी सी प्रश्न है। ठीक है, सामान्य बात होगी। इनके आकार की बात करते हैं कि इनका आकार क्या होता है, कैसा होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए
आकार की बात करते हैं, देखिए कि सेंट्रोसोम में पाए जाने वाले सेंट्रियोल जो है ठीक है, एक बेलनाकार कि सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं बेलनाकार होते हैं। ये 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं, क्योंकि व्यास कितना होता है 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम। लंबाई की बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल की लंबाई जो है आपके 3000 से 50,000 एंगस्ट्रॉम की संरचना होती है कि भाई 3000 से 50,000 तो लंबी और 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, चौड़ी संरचनाएं होती है। और ये संरचनाएं कोशिका द्रव्य में छोटी गहरे रंग की कणिकाओं के रूप में निलंबित रहती है कि वे कहाँ पाई जाती है कि आपके कोशिका द्रव्य में छोटी गहरे रंग की क्या होती है आपके कणिका रूपी संरचना होती है। कैसी होती है, कणिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है। अब देखिए स्थिति की बात करते हैं कि स्थिति ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, पोजीशन क्या है इनकी, फिर इनकी संरचना की बात करते हैं। स्थिति की बात करते हैं, देखिए तो सामान्य संरचना के भी सेंट्रियोल्स किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं ना। अब देखिए कि स्थिति कोशिकाओं में सेंट्रोसोम जो केंद्र कला के पास स्थित होता है, कहाँ पर, केंद्र कला के पास। केंद्र कला, केंद्र झिल्ली एक ही बात है, केंद्र झिल्ली के पास के कहाँ पाया जाता है, केंद्र झिल्ली के पास पाया जाता है। और कोशिका विभाजन के समय जो सेंट्रियोल है वो केंद्र के प्रत्येक ध्रुव पे आ जाते हैं कि जैसे कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ये सेंट्रियोल जो कहाँ जाता है, केंद्र के पास आ जाता है, केंद्र के प्रत्येक ध्रुव के पास आ जाते हैं और इन्हें एस्ट्रल किरणें या रेसे बनते हैं कि भाई अपन जैसे केंद्र का क्या हो गया ध्रुव, जैसे केंद्र इसको ध्रुव मान लीजिए, ठीक है, इन ध्रुव के पास आएंगे और इनसे क्या होगी, किरणें निकलेगी या रेसे बनते हैं जो आपके तर्कु कहलाते हैं। कि इनमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं, रेसे बनते हैं ऐसे, जो क्या कहलाता है आपके तर्कु, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, तर्कु कहते हैं। और सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय प्रारंभ करना है। कि सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है कि कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना, कि भाई आपके जो सेंट्रोसोम है तारकाई, इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना। कोशिका विभाजन क्या मतलब, देखो नेक्स्ट चैप्टर ये कोशिका विभाजित क्यों, उसमें पढ़ेंगे कोशिका विभाजित क्यों होती है, क्यों कोशिका विभाजन की आवश्यकता है और कितने प्रकार का कोशिका विभाजन है, तो समय समझ में आएगा कोशिका विभाजन जरूरी है। इतना समझ लीजिए कोई भी कोशिका आज जैसे अपना दो कोशिकाओं से अपना निर्माण होता है, आज 2 कोशिका से लाखों करोड़ों कोशिकाएं होगी, किसकी वजह से संभव है, कोशिका विभाजन की वजह से संभव है। तो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है, आपके सेंट्रोसोम का होता है, तारकाई का होता है। देखिए इसके आगे वो थोड़ी और बात करते हैं, रख लेता हूँ इसको एक बार। और देखिए इनकी बात करते हैं और इसका नियंत्रण, कभी कार्य क्या होगा सेंट्रोसोम का, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना, वह कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना, वह आपके क्या करना, इसका नियंत्रण करना, किसका, कोशिका विभाजन का। और इसके अलावा क्या है, किसे विभाजन केंद्र भी कहते हैं, किसको, सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है, विभाजन केंद्र, कि विभाजन करने का कार्य इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो विभाजन केंद्र भी कहा जाता है किसको, सेंट्रोसोम को। इसके आगे देखिए आप, कि भाई सेंट्रियोल व आधारकाई, देखो आधारकाई भी पढ़ा था अपन ने कि भाई आपके जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, और आपके जो सेंट्रियोल है, इन दोनों की कसाब या जो आपके रोमाव, जो बालनुमा संरचना पाई जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिससे अपन ने क्या कहा था, आधारकाई या बेसल बॉडी कहा था। तो ये आधारकाई और सेंट्रियोल जो, इनमें एक अंतर क्या पाया जाता है, देखिए कि अभी सेंट्रियोल और आधारकाई, देखो आधारकाई मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आपके जो सेंट्रियोल होते हैं इनके कसाब और आपके सेंट्रोसोम के जो कसाब होते हैं, कसाब मतलब कसाब पक्षमा जो रोमिल संरचना होती है, आपस में जुड़ जाती है, जुड़ने पर एक संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं, आधारकाई बेसल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है मुख्य रूप से, कि भाई इनमें क्या अंतर पाया जाता है कि परिधीय आगे जो परिधीय परत में जहाँ आधारकाई में प्रत्येक तंतु 2 नलिकाओं की जोड़ी लिए होते हैं, वहीं तारा केंद्र में सेंट्रियोल में 3 नलिकाएं पाई जाती है। कि जैसे अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे तो ये परिधि पे जो है आपके जो
कि परिधि पर जो आधार काय होंगे ये क्या करेंगे, जो तंतु की संरचना बनाएंगे, तंतु पड़े ना, तंतु बनेंगे, ये क्या करेंगे, तंतु जो बनेंगे प्रत्येक 2 नलिकाओं की जोड़ी के लिए, कि 2-2 नलिकाओं को लिए रहेंगे, ऐसे 2-2 नलिकाएं पाई जाएगी, ठीक है, आधार काय की। तो और जो आपके सेंट्रियोल है इनकी क्या पाई जाएगी, आपके 3 नलिकाएं पाई जाती है, कि सेंट्रियोल जो रहेगा इसमें क्या होता है, 3 नलिकाएं पाई जाती है इसमें, ऐसे ये एक नलिका, दूसरी नलिका और ये तीसरी नलिका। तो आधार काय की 2 नलिका, मतलब ये आधार काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 नलिका तो सेंट्रियोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे, परिधि पर। और साथ ही केंद्रीय या मध्यवर्ती नलिकाएं भी अनुपस्थित होती है, बीच में कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ये तो होगी स्थिति कि भाई सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं संरचना, कि भाई किन से मिलकर बने होते हैं, इनमें क्या चीज़ें पाई जाती है, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके कार्य समझेंगे, उसके साथ ही सेंट्रोसोम पूरा करेंगे अपन। तो संरचना की बात करते हैं, देखिए सेंट्रियोल के बाद आपके मुख्य रूप से एक कोशिका बाकी रहेगा, कोशिका भित्ति। बाकी मेरे हिसाब से जितने थे आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा मैंने करवा दिए। कोशिका भित्ति के बाद में फिर आपको कुछ डेफिनेशन है जो आपके सेल बायोलॉजी में काम आती है, उन डेफिनेशन को एक साथ में पढ़ेंगे। जितना भी वीडियो बनेगा उसमें बनाएंगे, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करूँगा वापस। जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य है ना, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, कोशिका पायन, वो भक्षण, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, सबकी बात करेंगे। एक बार जितनी भी अपने डेफिनेशन है उनको एक बार अपन अच्छे से वीडियो बनाएंगे उनका, क्योंकि एग्जाम में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, एज ए नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि बार बार वर्ड आएंगे तो फिर मैं ऐसे बोलूँ आप सेल डिवीजन में पढ़ लिया, तो उसको अपन क्लियर करेंगे। देखिए संरचना देखिए कि प्रत्येक कोशिका के सेंट्रोसोम में 2 गहरी अभिरंजित इकाइयाँ दिखाई देती है, कि सेंट्रोसोम में क्या है, आपके सेंट्रोसोम में 2 गहरी अभिरंजित का मतलब होगा कलर्ड की हुई, अभिरंजित 2 गहरी अभिरंजित क्या दिखाई देती है आपको, इकाइयाँ दिखाई देती है, संरचनाएं दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं, तारक केंद्र की जो इकाइयाँ, इसे क्या कहा जाता है, तारक केंद्र, या आप ये क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि कोशिका की अंतरावस्था में केवल एक ही सेंट्रियोल उपस्थित होता है, परंतु कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल 2 में विभक्त हो जाता है। कि भाई अंतरावस्था भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, इंटरफेज अवस्था। तो अंतरावस्था के अंदर सेंट्रियोल की संख्या कितनी होती है, कि भाई अंतरावस्था में जो सेंट्रियोल है ये आपके कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जैसे कोशिका विभाजन होता है आपके, ठीक है, तो कोशिका विभाजन सेंट्रियोल कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब आगे देखिए प्रत्येक सेंट्रियोल जो होता है वो बेलनाकार अवस्था में दिखाई देता है। किस प्रकार की संरचना होती है, बेलनाकार अवस्था होती है, किसकी, सेंट्रियोल की, बेलनाकार संरचना, किसकी, सेंट्रियोल की। तो सेंट्रियोल कैसी होगी, बेलनाकार संरचना होती है, और एक या दोनों सिरों पर खुले हो सकते हैं, कि भाई बेलनाकार संरचना हो, जैसे बेलन की जैसी संरचना होगी जैसे, अभी एक ये सिरे पे या दोनों सिरे से क्या हो सकते हैं, खुले हो सकते हैं। और सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे व्यवस्थित होते हैं, जैसे एक सेंट्रियोल ऐसे होगा, दूसरा सेंट्रियोल ऐसे व्यवस्थित होगा, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तो ये 90 डिग्री पे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल की भित्ति जो होती है 9 त्रिक सूक्ष्म तंतुओं द्वारा निर्मित होती है, कि भाई सेंट्रियोल जो होता है इसकी जो भित्ति है कितने तंतुओं से बनी होती है, 9 त्रिक, अभी बनाएंगे डायग्राम तो समझेंगे, 9 त्रिक सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बनी होती है, कि भाई 9 प्रकार के 3-3 के जोड़े, ऐसे 1 2 3 ऐसे 9 पाए जाते हैं टोटल सेंट्रियोल की चारों तरफ आपके सेंट्रियोल में। और प्रत्येक त्रिक जो है 3 सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, कि भाई त्रिक जो है, त्रिक का मतलब है, त्रिक का मतलब 3 होता है, 3 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है, कि 3 जो है सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इन्हें आंतरिक सिरे से क्रम से A B C सूक्ष्म नलिकाओं के नाम से जाना जाता है, कि इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक से, अंदर वाला सबसे अंदर वाला जो होगा उसे A, फिर उसके बीच वाला B और सबसे किनारे वाला C, ये 3 क्या पाए जाते हैं आपके सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर क्या बनाता है, आपके सेंट्रियोल बना होता है, जैसे त्रिक कहते हैं। और कितने त्रिक पाए जाते हैं, 9 त्रिक पाए जाते हैं टोटल। कि भाई सेंट्रियोल की संरचना पढ़ेंगे उसमें कितने ट्रिक पाए जाते हैं, 9 ट्रिक पाए जाते हैं टोटल। इसके आगे देखिए बात करते हैं इसकी, देखिए उसको डायग्राम के द्वारा समझ ही लेते हैं अपन, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से पाए जाते हैं 9 किस प्रकार से। देखिए मैं आपको डायग्राम द्वारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। फिर इसका रासायनिक संगठन पढ़ेंगे, कि भाई रासायनिक संगठन में किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसकी बात करें। देखिए टोटल 9 बना लेते हैं, ऐसे 9, 1 2 ये 3, फिर ऐसे ऐसे कुछ डॉटेड, फिर वापस 1 2 3, फिर अपने से डॉटेड थोड़ा सा क्या है, 1 ऐसे ज़्यादा बड़ा बन गया, 1 ये त्रिक बनाया, अपन क्या बना रहे हैं, सेंट्रियोल बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे वापस थोड़ा सा 1 2 3,
टोटल 9 बनाने अपन को, ठीक है। 1 2 3, वापस थोड़ा ऐसे 1 2 3, वापस ऐसे 1 2 3, कितने बन गए? 3 3 6 7 हो गए। 2 और बनाने अपन को ना, 1 2 और ये 3, और वापस थोड़ा सा डॉट डॉट बना देते हैं। 1 2 3, इनको थोड़ा सा बना लेते हैं गैप से, ताकि अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए डायग्राम। 6 बन गए टोटल, 3 और बनाने अपन को, उसी हिसाब से बनाएंगे। एक 2 ये 3, ठीक है। वापस ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बनाने। 1 2 ये 3, और वापस ऐसे फिर 1 2 3, ऐसे। तो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, 3 3 के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अंदर की स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार की आपको नज़र आएगी कि भाई ये रक्त के आपके पहिए जैसे दिखाई दे रहा है, बैल के पहिए जैसी संरचनाएं होती है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार देखो ये संरचनाएं बन जाती है। एक 2 3 4 5 6 7 ये 9, ठीक है। इस प्रकार के ये क्या होता है, आपस में जुड़ी हुई संरचना पाई जाती है। ये 9 प्रयोग समझ संरचना होगी। फिर ये अंदर ये आपके डॉट पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके कि ये जो 3 है ये क्या है आपके, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। कि भी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। इसकी अपन संरचना बनाए सूक्ष्म नलिका की, इसकी कुछ तो ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, ऐसे सेट में व्यवस्थित, ऐसे इस प्रकार का डायग्राम होता है इनका, ठीक है। और इनको पूरा ऐसे ट्यूब्यूल से, ये ट्यूब्यूल से इसके पीछे जुड़ी होती थी, वैसे इसे पाइप नुमा संरचना जुड़ी होती है ऐसे, यूँ ऐसे। आप सोचो सिंगल सिंगल नहीं है, पाइप जैसे ऐसे प्रकार से जुड़ी होती है, इस प्रकार से अरेंज होती है कि ये सूक्ष्म नलिका में पाई जाती है। इसे पाइप नुमा ये संरचनाएं, ये सूक्ष्म नलिकाएं बनाती है ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये सूक्ष्म नलिकाएं होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से अरेंज होती है, ठीक है। और ये सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये तो सामान्य जानकारी होगी। अब देखिए इनके रासायनिक संगठन की बात करते हैं कि इनके डायग्राम हो गया किस प्रकार से 3 3 के त्रिप्लेट के रूप में पाई जाती है। बाकी अपन जानकारी के लिए इनका रासायनिक संगठन की बात करते हैं, किन से मिलकर बना होता है। देखिए कि सेंट्रोसोम में ट्यूबुलिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन उपस्थित होता है। कि भाई सेंट्रोसोम जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम में ट्यूबुलिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन, मतलब जो आपके माइक्रोट्यूबुल्स है वो किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बनी होती है। और इसमें सेंट्रोसोल में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, मतलब डीएनए फुल फॉर्म क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, व राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, ये दोनों उपस्थित पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अब देखिए सेंट्रियोल्स के आपके सेंट्रोसोम के कार्य की बात करते हैं। तो भाई सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल या तारक केंद्र के मुख्य कार्य की बात करते हैं कि भाई सेंट्रियोल जो है या तारक केंद्र से मुख्य कार्य क्या? देखिए पहला कार्य इसका है कि भाई फ्लेजेलों का निर्माण इन्हीं से होता है। कि स्पर्मेटोजोआ एक आपके वर्ग है, स्पर्मेटोजोआ, जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल को उसमें पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजोआ में फ्लेजेला का निर्माण
यही करता है कि फ्लैजेला जो बनता है उसमें उसका निर्माण कौन करता है, स्पर्मेटोजोअम के अंदर तारक केंद्र के द्वारा होता है। और तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन से जुड़ा होता है। क्या कि कोशिका विभाजन के समय ये तर्कु तंतु का निर्माण करता है जिनके द्वारा क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, कि क्रोमेटिड जो है वो दूसरे सिरे पे पहुंच पाते हैं। तो क्या मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, कि ये मुख्य कार्य क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के समय करते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्या कार्य करते हैं, देखिए उसकी बात करते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय ये क्या कार्य करते हैं, तर्कु तंतु, पढ़ा था तर्कु तंतु निर्माण कार्य, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है, तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। और तर्कु तंतु क्या करते हैं, देखो जैसे अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, तो ये कोशिका होती है उसमें ये क्या होते हैं, ये आपके जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमेटिड्स इस प्रकार के, इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो ये तर्कु तंतु के उधर क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँचते हैं, इधर ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, तर्कु तंतु, तो इधर वाले इधर आ जाएंगे, इधर वाले तो ये क्या कहलाते हैं, तर्कु तंतु। तो तर्कु तंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके गुणसूत्रों में जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सीलिया, फ्लैजेला, रोम आदि के लिए आधार काय बनाते हैं, कि जो सीलिया फ्लैजेला जो है उसके लिए आधार काय, मुख्य जो उनकी बेसल बॉडी है उसका निर्माण कौन करते हैं, तारक केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो ये तो हो गई भाई तारक केंद्र के बारे में, तारक केंद्र क्या होता है, इसकी मुख्य संरचना क्या पाई जाती है। ठीक है, इनकी बात होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे मतलब कोशिका विभाजन की कोशिका भित्ति की बात करेंगे कि भाई पात्रों में कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है, इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, इसकी अपन जानकारी लेंगे कि भाई कोशिका विभाजन वो किस प्रकार से कार्य होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में मुख्य आपके कोशिका भित्ति मुख्य संरचनाएं क्या होती है, इनकी बात अपन किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये आपके देखो सेंट्रोल इतना दिया हुआ नहीं है डिटेल में, मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, क्वेश्चन से पूछ लेना, आप कोई डाउट हो तो आपको कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। बाकी इतना है नहीं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। टाइम पड़ा अपने पास, अभी क्या पता सिलेबस कितना कटेगा कुछ अंदाज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।